हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो रेड ड्रेस में एक सूट पहने आदमी पर चिल्ला रही है। वो उस पर उंगली उठा रही है और चिल्लाते हुए कह रही है कि वो सिर्फ एक मामूली कॉलेज ग्रेजुएट है जिसकी सैलरी बहुत ही कम है। वो उसे पूरी तरह से नीचा दिखा रही होती है। ये सूचियान की आवाज है जो एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट के बीचों बीच लिनफैन से ब्रेकअप कर रही है। लेकिन चलिए समय में थोड़ा पीछे जाते हैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। लिनफैन शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में एक टेबल पर अकेला बैठा था। उसने इस सरप्राइज को प्लान करने के लिए पूरे 3 दिन और 3 रातें लगाई थी। टेबल पर 999 लाल गुलाब सजे हुए थे। उन फूलों के बीच एक रेड बॉक्स था जिसमें एक चमकती हुई डायमंड की रिंग थी। लिनफैन अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और बार बार टाइम चेक कर रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि जब वो ये सब देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ये उनकी 3rd एनिवर्सरी थी और वो इसे परफेक्ट बनाना चाहता था। इस सब का खर्च उठाने के लिए लिनफैन ने पूरे 1 महीने तक ओवर टाइम काम किया था। उसने एक एक पैसा बचाया था। उसने खाना तक स्किप किया और बस की जगह पैदल चलकर पैसे बचाए। पहले उसने 99 गुलाब खरीदने के बारे में सोचा था लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल हो जाता, इसीलिए उसने 999 गुलाब खरीदे। वो रिंग सबसे महंगी तो नहीं थी लेकिन उसने अपने सारे पैसे लगाकर उसे खरीदा था। ये उसका सबसे स्पेशल गिफ्ट था। इस दिन वो आधे घंटे पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच गया था। उसने हर एक डिटेल को ध्यान से प्लान किया था क्योंकि वो सूचियान को अपना सच्चा प्यार दिखाना चाहता था। तभी रेस्टोरेंट का डोर खुलता है। लिन फैन मुस्कुराते हुए ऊपर देखता है लेकिन उसकी स्माइल वहीं फ्रीज हो जाती है। सूचियान किसी और आदमी का हाथ पकड़े हुए अंदर आ रही थी। वो हंस रही थी। उसके साथ जो आदमी था उसने एक शाइनी गोल्डन जैकेट और महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो एक अमीर बाप का बेटा लग रहा था। दोनों एक दूसरे को गले लगाए ऐसे चल रहे थे जैसे कोई रियल कपल हो। उस आदमी के चेहरे पर एक घमंडी स्माइल थी। उसने सूचियान की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो सबको दिखाना चाहता हो कि वो उसकी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं। वो सीधा लिनफैन की टेबल की तरफ बढ़ते हैं। सूचियान ने उन रोजेस और रिंग को देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो खुश या इमोशनल नहीं हुई बल्कि गुस्से में लग रही थी। उसने लिनफैन से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसके चेहरे पर साफ नफरत दिख रही थी। लिनफैन काफी हैरान था। उसने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। लिनफैन घबराते हुए खड़ा हुआ। उसने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि आज उनकी 3rd एनिवर्सरी और वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सूचियान ने टेबल क्लॉथ को जोर से खींच दिया। सारे ग्लासेस गिर गए, प्लेट्स टूट गईं और वो 999 गुलाब हर तरफ बिखर गए। वो उस पर चिल्लाई और पूछने लगी कि इन गुलाबों का वो क्या करे। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता कि ये फूल मुझे वो लाइफ दे सकते हैं जो मैं चाहती हूँ। सारे गुलाब फर्श पर बिखर चुके थे। कुछ जमीन पर पड़े थे तो कुछ टेबल के नीचे। रिंग का बॉक्स भी गिर गया और रिंग बाहर निकलकर रोल होने लगी। लिनफैंग ये सब देखकर काफी शॉक हो गया और उसका दिल बुरी तरह टूट गया। इन फूलों को उसने खुद चुन चुन कर खरीदा था। हर एक गुलाब में सूचियान के लिए उसका प्यार था और अब उसने उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया था। गोल्डन जैकेट वाले उस अमीर लड़के ने हंसते हुए कहा, सूचियान तुम्हारा एक्स तो काफी रोमांटिक है। फिर वो और जोर से हंसने लगा और बोला, लेकिन रोमांस से पेट नहीं भरता। अगर गरीब हो तो डेट करने की कोशिश मत करो। तुम बस खुद को एम्बेरस कर रहे हो। रेस्टोरेंट के बाकी लोग भी उन्हें देखने लगे। कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाल लिया और कुछ लोग आपस में बात करने लगे। लिनफैंग का चेहरा लाल हो गया। उसने बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील किया। लिनफैंग ने गुस्से में अपने हाथ को बंद किया। उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। वो पलट कर उन्हें जवाब देना चाहता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। आखिरकार उसने खुद को संभाला और बोला कि अब वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा और बहुत ही जल्द उसके पास बहुत पैसा होगा। ये सुनते ही सूचियान उस पर हंस पड़ी। उसने कहा कि खुद से झूठ बोलना बंद करो। उसने उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ एक मामूली कॉलेज ग्रेजुएट है जिसकी सैलरी बहुत कम है और वो इससे बहुत बेटर डिजर्व करती है। सूचियान उस अमीर आदमी की तरफ मुड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, टियान्यू चलो यहाँ से चलते हैं। उसने उसे एक बहुत ही प्यारी स्माइल दी जो लिनफैंग को दी गई लुक से बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि लिनफैंग जैसे गरीब लड़के के साथ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। टियान्यू जोर से हंसा और उसे डोर की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही वो लिनफैंग के पास से गुजरा, टियान्यू ने जानबूझकर उसे धक्का दिया। फिर उसने मुड़कर लिनफैंग के चेहरे पर उंगली उठाई और उसे वार्निंग दी कि दोबारा कभी सूचियान के आसपास भी मत दिखना। उसने कहा कि सूचियान अब उसकी है और लिनफैंग को एक गरीब लूजर कहा जो उसके लायक नहीं था। लिनफैंग वहीं सुन खड़ा रहा। उसका दिल बिल्कुल खाली हो गया था। उसने सूचियान को किसी और आदमी के साथ जाते देखा। उसने देखा कि वो किसी और का हाथ थामे बिना पीछे मुड़े जा रही है। उसकी आंख से एक आंसू टपक कर गाल पर आ गया। एक फ्लैशबैक में हम देखते कि सूचियान एक गैलरी में लिनफैंग से ब्रेकअप कर रही है। वो उसे बता रही है कि वो सब कुछ खत्म करना चाहती है क्योंकि वो बहुत गरीब है और वो उसे वो लाइफ नहीं दे सकता जो वो चाहती है। फिर वो चली जाती। लिनफैंग वहाँ अकेला खड़ा रहता है। वो एक गहरी सांस लेता और नीचे देखते हुए कहता है, तुम इस बात पर पछताओगी। तभी सीन शिफ्ट होता वापस रेस्टोरेंट के सीन में। टियान्यू और सूचियान लिनफैंग की इस बात पर हंसने लगते हैं। टियान्यू पूछता है कि क्या लिनफैंग कोई सपना देख रहा है। वो कहता है कि अगर वो भिखारी भी बन जाए तब भी वो लिनफैंग से ज्यादा अमीर होगा। सूचियान भी एग्री करती है। लिनफैंग से कहती है कि ये दिखावा बंद करो। बाकी लोग भी हंसने लगते हैं और लिनफैंग का मजाक उड़ाते हैं। वो उसे एक गरीब लूजर कहते हैं जो अमीर होने की एक्टिंग कर रहा है। लिनफैंग रेस्टोरेंट के बीच में खड़ा था और चारों तरफ हंसते हुए चेहरे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। लिनफैंग ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल चाकू से काट रहा हो। वो रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। उसने अपना फोन निकाला और कॉल एक अननोन नंबर से आई होती है। उसने कॉल उठाई। एक बुजुर्ग आदमी सामने से बोलता है, यंग मास्टर क्या ये आप हैं? लिनफैंग ये सुनकर काफी हैरान होता है। उस बुजुर्ग आदमी ने आगे कहा कि लिनफैंग की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है। फैमिली ने वेरीफाई कर लिया कि वो लिन फैमिली का इकलौता वारिस है। अब सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स लिनफैंग के नाम कर दिए गए हैं। इसमें दुनिया भर की सैकड़ों कंपनी, 78 माइंस
माइंस और हर जगह फैली रियल एस्टेट शामिल है। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि अब ये सब लिन फैंग का है। लिन फैंग बहुत ही ज्यादा शौक था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। बुजुर्ग आदमी बताता कि फैमिली हेडक्वार्टर्स ने एक प्राइवेट प्लेन भेजा है जो 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। लिन फैंग ने फोन काट दिया, वो हैरान खड़ा था। ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स और ग्लोबल बिजनेस सब कुछ अब उसका था। उसकी गरीबों वाली पहचान अब मिटने वाली थी। वो अब दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का वारिस था। जो लोग उस पर हंस रहे थे वो अचानक शांत हो गए। वो खुले मुंह से उसे घूरने लगे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। टियानियो की वो मजाकिया स्माइल उसके चेहरे पर से गायब हो गई थी। सूचियान बहुत कंफ्यूज और परेशान दिखने लगी। टियानियो ने हंसकर बात को टालने की कोशिश की और कहा कि लिन फैंग पक्का एक्टिंग कर रहा है। लिन फैंग ने उसे शांति से देखा और अपना फोन फिर से उठाया। उसने एक और कॉल की और कहा कि अगले 10 मिनट के अंदर टियानियो का फैमिली बिजनेस कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। उसने ऑर्डर दिया कि उनके हर पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जाए और सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए। फिर उसने उन सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन मांगी जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और ये कहने के तुरंत बाद फोन काट दिया। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा फैल गया था। हर कोई टेंशन में आ गया था। टियानियो एक पल के लिए रुका और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने लिन फैंग की तरफ इशारा करते हुए उसे एक फ्रॉड कहा। सूचियान भी हंसने लगी और बोली, नाटक बंद करो, तुम जैसा गरीब लड़का टियानियो की फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाकी लोग भी फिर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि लिन फैंग पागल हो गया क्योंकि एक गरीब लड़का एक फोन कॉल से इतनी बड़ी कंपनी को तबाह नहीं कर सकता। लेकिन तभी टियानियो को एक कॉल आता है। वो कॉल उसके डैड का था। जैसे ही उसने उनका कॉल उठाया, दूसरी तरफ उसके डैड चिल्ला रहे थे। वो कहते हैं कि उनकी कंपनी पर अटैक हुआ है, उनके स्टॉक्स बहुत ही तेजी से क्रैश हो रहे हैं, उनके बिजनेस पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं और बैंक ने उनका सारा पैसा फ्रीज कर दिया है और अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। ये सुनते ही टियानियो का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सीधा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका फोन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और पूरी तरह से टूट गया। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अगले ही पल रेस्टोरेंट का ओनर भागते हुए अंदर आया। वो पसीने से पूरा तर था और उसके चेहरे पर डर था। वो लिन फैंग के पास आता और घुटनों के बल बैठ जाता है। वो तुरंत माफी मांगने लगता और कहता कि वो नहीं जानता था कि लिन फैंग कौन है। वो लिन फैंग से कहता कि वो उसे माफ कर दे और माफी की भीख मांगता है। रेस्टोरेंट में सब लोग ये देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टियानियो और सूचियान रेस्टोरेंट से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वो वहीं रुक जाते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सूचियान के हाथ कांप रहे थे। उसे एक बहुत ही भयानक बात का एहसास हुआ। जिस आदमी को उसने कचरा समझकर अभी फेंक दिया, वो कोई गरीब लूजर नहीं था, बल्कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक था। टियानियो जमीन पर गिर गया और अपना सर फर्श पर पटकते हुए रहम की भीख मांगने लगा। वो रोते हुए बोला कि वो गलत था। सूचियान भी घुटनों के बल गिर गई। वो लिन फैंग की तरफ रेंगती हुई आई और उसका पैर पकड़ लिया। वो रोते हुए उससे माफी मांगने लगी और कहती कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बहुत ही ज्यादा पागल थी और उसे एक और चांस दिया जाए। लिन फैंग ने उसे अपने पैरों के नीचे बैठा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी और उसने कुछ नहीं कहा। लिन फैंग मुड़ा और उन्हें वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। रात की हवा उसके चेहरे से टकराई लेकिन उसे ठंड नहीं लगी। उसके फोन पर फिर से फैमिली हेडक्वार्टर से कॉल आता है। वो बताते हैं कि प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट पर आ चुका है और उसका वेट कर रहा है। 5 मिनट से भी कम समय में ब्लैक लग्जरी कार्स का एक पूरा काफिला रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुक गया। वो सारी की सारी कार्स बहुत ही ज्यादा महंगी थी। सारी कार्स एक परफेक्ट फॉर्मेशन में रुकी थी। ब्लैक सूट पहने एक दर्जन से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। वो लाइन में खड़े होकर लिन फैंग के सामने झुककर बोले, यंग मास्टर प्लीज कार में बैठ जाइए। हर एक कार करोड़ों की थी और कार्स की लंबी लाइन सड़क पर दूर तक जा रही थी। सड़क पर चलने वाले लोग रुक कर देखने लगे। वो लोग अपने फोन से रिकॉर्डिंग करने लगे और आपस में बात करने लगे। ये कोई नॉर्मल सीन नहीं था, बल्कि एक असली बॉस की एंट्री थी। टियानी और सूचियान रेस्टोरेंट से बाहर भागे। उन्होंने उन कार्स और बॉडीगार्ड्स को देखा। वो पूरी तरह से हैरान रह गए। उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। सूचियान की पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने रियलाइज हुआ कि जिस लड़के को अभी उसने छोड़ दिया था वो कोई गरीब लड़का नहीं बल्कि एक टॉप लेवल का बॉस है। वो लिन फैंग की तरफ भागी, उसका हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाने लगी कि वो गलत थी। लिन फैंग ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, जब तुम मेरी बेइज्जती करी थी तब क्या तुमने आज के बारे में सोचा था? सूचियान जमीन पर गिरकर रोने लगी। उसे हर एक बात का पछतावा हो रहा था। लिन फैंग ने बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखा और कहा, सूचियान तुम्हें लगता था कि मैं गरीब इंसान हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया देना चाहता था, चाहे उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ती। उसकी आवाज तेज नहीं थी लेकिन सबने उसे सुना और सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो। वो पीछे मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार का डोर खुला और वो अंदर बैठ गया। कार अंदर से बहुत ही ज्यादा लग्जरी और आलीशान थी। सूचियान जमीन पर पड़ी रोती रही और कार की तरफ हाथ बढ़ाती रही कि प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ, लेकिन डोर बंद हुआ। कार स्टार्ट हुई और यहाँ से चली गई। सूचियान जमीन पर बैठी रोती रही और उस रास्ते को देखती रही जहाँ से लिन फैंग गया था। उसे अपनी हर बात पर पछतावा था। उसे याद आया कि लिन फैंग उसका कितना अच्छा ख्याल रखता था, कैसे उसने पैसे बचाकर उसके लिए गिफ्ट खरीदे थे, कैसे वो देर रात तक काम करता था ताकि थोड़े और पैसे कमा सके, लेकिन उसने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने सोचा था कि टियानियो को चुनकर उसे एक बेहतर लाइफ मिलेगी, लेकिन वो गलत थी। जिस आदमी को उसने खो दिया वो एक रईस खानदान का असली वारिस था। हम जमीन पर बिखरे हुए उन गुलाब की पंखड़ियों के बीच पड़ी उस डायमंड रिंग को देखते हैं। बैकग्राउंड में एक आवाज आती है, दुनिया की सबसे बेकार चीज है पछतावा। कुछ मौके अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो हमेशा के लिए चले जाते हैं, और कुछ लोग अगर एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आते हैं। अगले दिन लिन फैंग एयरपोर्ट नहीं जाता, इसके बजाय वो अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी जाता है। ये होशिया यूनिवर्सिटी उसका पुराना स्कूल। ये वही जगह है जहाँ उसका मजाक उड़ाया गया था, जहाँ उसे धक्का दिया गया
किया था, जहाँ उसे हमेशा नीचा दिखाया गया था। लिन फैंग को अपनी हर एक बेइज्जती याद होती है, कैसे सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ बुरा बिहेव किया था, कैसे टीचर्स उसे हमेशा इग्नोर किया करते थे और कैसे स्कूल के बुलीज हमेशा उसे परेशान करते थे। स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड उन लग्जरी कार्स की लाइन को देखता है, उसके पैर कांपने लगते हैं और वो गिरने ही वाला होता है। बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं, लिन फैंग के लिए डोर खोलते हैं। लिन फैंग बाहर कदम रखता है, सिक्योरिटी गार्ड हकलाते हुए उससे पूछता है कि वो कौन है। बॉडीगार्ड कहता है ये यंग मास्टर लिन है। सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे पीछे हट जाता है, उसे समझ आ जाता है कि वो किसी बहुत ही पावरफुल इंसान को देख रहा है। स्टूडेंट्स आसपास इकट्ठा होकर फोटोज लेने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड डर की वजह से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लिन फैंग कैंपस के अंदर वॉक करता है, स्टूडेंट्स उसे घूरते हैं और आपस में बातें करते हैं कि ये पर्सन कौन है। कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं ये तो लिन फैंग है, वही गरीब लड़का, पर अब ये देखने से अमीर क्यों लग रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल दौड़ते हुए बाहर आता है, वो पसीने से तर होता है और स्माइल कर रहा होता है। वो लिन फैंग का काफी अच्छे से वेलकम करता है और कहता है कि उनके लिए ऑनर की बात है। लिन फैंग उसे शांति से देखता है और कहता है कि प्रिंसिपल मैं बस वॉक करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल तुरंत अपना सर हिलाता और कहता है बिल्कुल बिल्कुल प्लीज, मैं आपको गाइड करता हूँ। लिन फैंग कैंपस से गुजरते हुए पास्ट को याद करता है। उसे अपना फर्स्ट ईयर याद आता है जब उसके पास पैसे नहीं थे और वो पब्लिक रूम के पुराने कंप्यूटर्स यूज करता था और बाकी सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसते थे। उसे अपना सेकंड ईयर याद आता है जब वो एक क्लब एक्टिविटी में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे। वो एक ऐसा मौका था जिसके लिए उसने बहुत तैयारी की थी और वो ऐसे ही चला गया। उसे अपना थर्ड ईयर याद आता है जब सूचियान आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने उसका मजाक उड़ाया था कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और सूचियान के खर्चे वो कभी नहीं उठा पाएगा। लिन फैंग एक गहरी सांस लेता है और उन बुरी यादों को पीछे छोड़ देता है। वो जानता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। जिन लोगों ने कभी उसे नीचा दिखाया था वो इसकी कीमत चुकाएंगे, इसीलिए नहीं क्योंकि वो रिवेंज चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही रियलिटी है। जब आप गरीब होते हो तो सब लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, पर जब तुम अमीर बन जाते हो तो लोग तुमसे डरते हैं। तभी उसके पास्ट का स्कूल बुली जैंग टियान उसे दूर से दिखाई देता है। वो प्रिंसिपल को लिन फैंग के सामने झुकते हुए देखता है और एक पेड़ के पीछे छिप कर कांपने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वो हमेशा लिन फैंग को बुली किया करता था, उसके पैसे छीन लेता था और उसकी किताबें फेंक देता था और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया करता था। वो स्कूल में लिन फैंग का सबसे बड़ा नाइटमेयर था और अब जब वो लिन फैंग की पावर देखता है और डर से कांप उठता है। उसे लगता है कि लिन फैंग उससे बदला लेने आया है। उसे अपनी हर एक बात पर पछतावा होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। लिन फैंग जैंग की तरफ बढ़ता है। जैंग जमीन पर गिर जाता है और रहम की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो गलत था, बेवकूफ था। लिन फैंग उसके सामने खड़ा होता है और कहता है हे जैंग मेरे भाई, काफी दिनों बाद दिख रहे हो। वो जानता है कि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। तभी से ही शिफ्ट होता है। यूनिवर्सिटी में कंपटीशन चल रहा है। एक जज टेबल पर बैठा है जो काफी चिड़चिड़ा दिख रहा है। वो रेड पेन से अपनी लिस्ट में एक नाम काट देता है। वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बकवास है और इस तरह के स्टूडेंट्स को बस अपने घर चले जाना चाहिए। स्टेज पर वैंग नाम का एक यंग लड़का अपने प्रोजेक्ट के पेपर्स पकड़े खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो पसीने से पूरा तर था। वो बहुत डरा हुआ दिख रहा था। उसने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ना जाने कितनी रातें बिना सोए गुजारी थी। उसने खाना तक स्किप कर दिया था और अपना पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था। लेकिन अब जब वो सबके सामने है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे तुरंत वो कोई गड्ढा ढूंढे और उसमें छिप जाए। ऑडियंस में जो स्टूडेंट्स कभी लिन फैंग का मजाक उड़ाते थे वो अब एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरों पर क्रूल स्माइल है। वो वैंग को ऐसे डरे हुए देखकर एंजॉय कर रहे हैं। उनमें से एक चिल्लाता है कि वैंग का प्रोजेक्ट कचरा है। दूसरा हंसता और कहता है कि उसे बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वैंग को काफी बुरा लग रहा होता है। वो ऊपर सीलिंग की तरफ देखता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बस बेहोश होने वाला हो। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वैंग सोचने लगता है कि कैसे वो कभी लिन फैंग का मजाक उड़ाया करता था। उसे याद आता है कि कैसे वो उसे नीचा दिखाता था और उस पर हंसता था, पर अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है। अब हर कोई उसे नीचा दिखा रहा है। ये फीलिंग बर्दाश्त से बाहर थी। वो उन पेपर्स को कस के पकड़ लेता, उसकी पूरी बॉडी कांप रही है। तभी लिन फैंग खड़ा होता है। उसके पीछे एक ब्राइट लाइट चमकती है। वो अनाउंस करता है कि वो इस प्रोजेक्ट में 100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। पूरा हॉल जैसे धमाके से गूंज उठता है। हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना। 100 मिलियन, लिन फैंग ने 100 मिलियन कहा। जजेस काफी हैरान रह जाते हैं। वांग तो स्टेज पर सुन रह जाता है। उसे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा। वांग लिन फैंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड और डर साफ दिख रहा होता है। वो हकलाते हुए उसका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता है। लिन फैंग उसे शांति से देखता है और कहता है कि वो वैंग की हेल्प नहीं कर रहा है, वो बस सच बता रहा है। वो कहता है कि पहले वैंग उसे नीचा दिखाता था, लेकिन अब लिन फैंग वो इंसान बन चुका है जहाँ तक वैंग कभी नहीं पहुँच सका। वैंग अपने घुटनों के बल गिर जाता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे वो लिन फैंग का मजाक उड़ाता था। एक फ्लैशबैक में हम फर्स्ट ईयर में वैंग को देखते हैं। लिन फैंग ने सस्ते कपड़े पहने हुए थे। वैंग वो देखकर तुरंत उस पर हंसने लगता है। वो कहता है कि लिन फैंग के कपड़े इतने बेकार हैं जैसे कचरे के डिब्बे से निकाले गए हों। आगे वो कहता है कि लिन फैंग जैसे इंसान को तो शर्म आनी चाहिए। तभी से ही शिफ्ट होता है एक और फ्लैशबैक में। उनके सेकंड ईयर के दौरान लिन फैंग एक क्लब एक्टिविटी में शामिल होना चाहता था। वैंग ने कई क्लासमेट्स को इकट्ठा किया और उसका रास्ता रोक दिया। उन्होंने लिन फैंग को बाहर धक्का दे दिया। उन्होंने लिन फैंग को ना शामिल करने का रीजन बताया। उन्होंने कहा कि लिन फैंग काफी ज्यादा गरीब है और अगर वो इस क्लब में शामिल होता है तो क्लब का स्टैंडर्ड काफी गिर जाएगा। कैफेटेरिया में वैंग एक टेबल पर खड़ा हो गया और उसने सबको अनाउंस किया कि लिन फैंग सिर्फ पार्ट टाइम काम ही अफोर्ड कर सकता है। उसने कहा कि लिन फैंग अपने खाने तक के पैसे नहीं दे सकता। उसने पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती करी। वापस प्रेजेंट में वैंग स्पॉटलाइट में घुटनों के बल बैठा था। वो रो रहा था। वो कहता कि वो गलत था और रोते हुए माफी की भीख मांगता है। वो कहता कि वो पागल था और लिन फैंग से कहता कि वो उसे बख्श दे। लिन फैंग उसके
उसकी तरफ देखता है पर कुछ भी नहीं बोलता। वो मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। वैंग उसके पीछे आने की कोशिश करता है लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक देता है। वैंग चिल्लाते हुए कहता है कि वो अब से सुधर जाएगा और लिन फैंग से भीख मांगता है कि उसे अकेला छोड़कर मत जाए। लिन फैंग चलता रहता है, वो स्कूल के गेट को पीछे छोड़ देता है। वैंग उसके पीछे भागने की कोशिश करता है लेकिन बॉडीगार्ड उसे पकड़ कर रखता है। वैंग जमीन पर गिर जाता है और अपना सर पटकने लगता है। उसे अपनी हर एक बात का पछतावा हो रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने लिन फैंग का कितना मजाक उड़ाया था, वो कैसे उसे हमेशा नीचा दिखाता था। उसने सोचा था कि लिन फैंग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब लिन फैंग आसानी से 100 मिलियन तक खर्च कर सकता है, जबकि वैंग अभी भी एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। उनके बीच का गैप बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसे पूरी तरह से निराश कर दे। वैंग होपलेस होकर मुस्कुराता है। वो जानता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ऑडियंस में जो स्टूडेंट्स कभी लिन फैंग का मजाक उड़ाया करते थे, वो अब डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें रियलाइज हो जाता है कि उन सबको अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी और आज तो बस शुरुआत है। लिन फैंग बिना पीछे मुड़े कैंपस से गुजरता है। अब उसे इन लोगों की कोई परवाह नहीं है। वो तो उन्हें बस ये बताना चाहता था कि जिस इंसान को उन्होंने कभी नीचा दिखाया था, वो वैसा बन चुका है कि उन्हें उसकी तरफ सर उठाकर देखने का भी हक नहीं है। वो अपनी कार में बैठता और गाड़ियों का काफिला वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। लिन फैंग अपनी कंपनी वापस आता है। वो अपने टॉप फ्लोर के ऑफिस में बैठकर शहर की लाइट्स को देखता है। वो अपने पुराने स्कूल वापस जाने के बारे में सोचता है। उसने उन सभी लोगों को तड़पाया जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। अब उसके पास निपटने के लिए एक और प्रॉब्लम है। टियान यू वही अमीर बाप का बेटा है जिसने कभी उसकी बेइज्जती करी थी। वो पक्का रहम की भीख मांगने का कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा। और सच में आधे घंटे से भी कम समय में उसकी सेक्रेटरी नॉक करके अंदर आती है। वो कहती है कि टियान यू की फैमिली नीचे खड़ी है और वो उससे मिलना चाहते हैं। लिन फैंग मना कर देता है। सेक्रेटरी थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है कि वो अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आए और लोबी में घुटनों के बल बैठे हैं। वो बार बार माफी मांग रहे हैं। लिन फैंग एक कोल्ड स्माइल देता है और कहता है कि उन्हें घुटनों के बल बैठे रहने दो। वो कहता है कि आखिर वो लोग कितनी देर ही घुटनों पर बैठेंगे, कभी ना कभी तो वो लोग थक जाएंगे और चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। लिन फैंग के पास उनके लिए टाइम नहीं है। नीचे टियान यू और उसके पिता जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं। वो फर्श पर अपना सर पटक रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं। टियान यू के पिता रोते हुए कहते हैं कि वो सच में जानते हैं कि उनसे गलती हुई है और रोते हुए माफी मांगते हैं। सड़क पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो फोटोज खींचते हैं और आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं ये तो जाओ ग्रुप का बॉस है, आखिर ये यहाँ पर घुटनों के बल क्यों बैठे हैं। फिर आगे उन लोगों को पता चलता है कि उन्होंने किसी ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जिसे कभी नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जाओ फैमिली हमेशा से बहुत घमंडी थी और अब उन्हें वही मिल रहा है जिसके वो हकदार थे। टियान यू जमीन पर है, उसे हर एक चीज का पछतावा है। उसे याद आता है कि कैसे उसने लिन फैंग का मजाक उड़ाया था, कैसे उसने उसकी बेइज्जती करी थी। उसे याद आता है जब वो अपनी स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा होकर लिन फैंग पर हंस रहा था। उसने सोचा था कि वो दुनिया का राजा है और वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अब वो एक कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा और माफी की भीख मांग रहा है। टियान यू चिल्लाता और कहता है लिन फैंग प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। वो कहता है कि वो अब से एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन उसकी ये बात है लिन फैंग नहीं सुन रहा। लिन फैंग अपने ऑफिस में खड़ा जाओ फैमिली को नीचे देख रहा है। वो कहता है कि उनका उधार अभी बाकी है और वो उसे चुका कर रहेगा। एक पल बाद सेक्रेटरी अपना सर हिलाते और नीचे जाकर मैसेज दे देती है। इसके तुरंत बाद खबर फैल जाती कि जाओ ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है। जाओ फैमिली के घर और कार सब छीन ली जाती हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टी सील हो जाती हैं। कभी बेहद घमंडी रहने वाला टियान यू अब सड़कों पर एक भिखारी बन चुका है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। वो एक दिन सोकर उठता और देखता कि सब कुछ गायब हो चुका है। टियान यू को सिक्योरिटी गार्ड्स घसीट कर बाहर ले जाते हैं। वो लिन फैंग को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। वो अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके पुराने दोस्त देखते हैं कि वो कंगाल हो चुका है, वो सब भाग जाते हैं। वो डरते हैं कि कहीं वो उनसे पैसे ना मांग ले। जिन लोगों ने कभी लिन फैंग को नीचा दिखाया था, अब उनके पास उसकी तरफ सर उठाकर देखने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जिन्होंने कभी लिन फैंग को धोखा दिया था, आज उनके पास कुछ नहीं है। एक टॉप लेवल के बॉस को नाराज करने की यही कीमत होती है। लिन फैंग अपने ऑफिस में खड़ा नीचे शहर को देखता है। वो बारिश में घुटनों के बल बैठी जाओ फैमिली को देखता है। उसकी होठों पर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो बदला नहीं ले रहा है, वो बस उन्हें ये समझा रहा है कि कुछ लोगों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। यही रियलिटी है और ये बहुत क्रूल है, लेकिन यही सच भी है। आप कभी नहीं जानते कि आपके सामने खड़ा इंसान फ्यूचर में क्या बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। इसी बीच सूचियान ने लिन फैंग के बारे में न्यूज सुन ली। वो भागकर उसकी कंपनी आती है। वो एंट्रेंस पर वेट करती है। वो बहुत बुरी हालत में दिख रही है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका और उसकी आंखें सूजी हुई हैं। वो वैसी घमंडी और खूबसूरत औरत नहीं रही जो वो कभी हुआ करती थी। वो जानती है कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। सूचियान सीढ़ियों पर बैठे अपने सर पर अपना हाथ रखे होती है। वो जानती है कि उसने एक टॉप लेवल के वारिस को खो दिया और ये सब उसकी खुद की गलती है। जब वो लिन फैंग को बाहर आते देखती है तो उसके पीछे भागती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वापस से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि वो जानती है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दिया, लेकिन इस टाइम पर लिन फैंग के पास एक और औरत खड़ी है। उसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। वो बेहद खूबसूरत होती है। साफ पता चल रहा था कि वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। इस नई लड़की का नाम शन है और ये लिन फैंग की नई गर्लफ्रेंड है। वो न सिर्फ एक अच्छी फैमिली से बल्कि दिल की भी बहुत साफ है। वो सूचियान जैसी बिल्कुल नहीं है। लिन फैंग शन के कंधे पर अपना हाथ रखता है। वो सूचियान की तरफ देखता तक नहीं। वो उससे कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। सूचियान हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि लिन फैंग इतना कोल्ड कैसे हो सकता है। वो रोते हुए कहती है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। लिन फैंग शांति से जवाब देता है चांस, मैंने तुम्हें अनगिनत चांसेस दिए थे, तुम ही थी जिसने मुझे छोड़ दिया था और अब तुम मेरे लायक नहीं हो। सूचियान जमीन पर गिर जाती है। वो लिन फैंग और शन को सनसेट की तरफ जाते हुए देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सूचियान को याद आता है कि कैसे उसने लिन फैंग को कचरे की तरह ट्रीट किया था। उसे याद आता है कि कैसे उसने सोचा था कि वो बस एक गरीब लड़का है जिसे वो कभी भी छोड़ सकती है। उसने लिन फैंग की जगह टियान
टियानियो को चुना, ये सोचकर कि वो उसे एक बेहतर लाइफ देगा, लेकिन वो पूरी तरह से गलत थी। टियानियो तो एक प्लेबॉय था, उसने उसे सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज किया और कभी उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। अब लिन फैंग एक टॉप लेवल का बॉस बन चुका है, उसके पास सब कुछ है और सूचियान के पास कुछ भी नहीं। वो फिर से शुरुआत करना चाहती है, लेकिन उसे कोई मौका नहीं देगा। उसका पुराना घमंडी अब उसकी ऐसी जिंदगी का कारण बन चुका है। खैर, तभी सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद। लिन फैंग एक ग्रैंड इवेंट होस्ट करता है। ये इवेंट एक आलीशान महल जैसे हॉल में होता है। वो हॉल पूरी तरह से लग्जरी फील दे रहा था। ये साल का सबसे लग्जरियस इवेंट है। दुनिया भर से गेस्ट इकट्ठा हुए हैं। वो सब यहाँ लिन फैमिली के सक्सेस को सेलिब्रेट करने आए हैं। बिजनेस लीडर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं। वो सब लोग लिन फैंग को रिस्पेक्ट देने आए हैं। एक वेटर लिन फैंग के आने की अनाउंसमेंट करता है। इवेंट हॉल के वो बड़े डोर्स धीरे धीरे खुलते हैं। लिन फैंग एक बहुत ही महंगा फॉर्मल सूट पहने अंदर आता है। वो शांत और काफी कॉन्फिडेंट था। वो अपना एक हाथ उठाता है। हॉल में मौजूद सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ अपना सर झुकाकर कहते हैं, आपका स्वागत है मास्टर लिन। लिन फैंग रेड कारपेट पर चलता हुआ आगे बढ़ता है। वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और पावरफुल लग रहा होता है। बाकी गेस्ट उसे तारीफ भरी नजरों से देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो कितना यंग है। एक फॉरेन एम्बेसडर अपना ग्लास उठाता और कहता है, मास्टर लिन, मैं आपके नाम का टोस्ट राइज करता हूँ। आप इतना यंग है, फिर भी आपने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की है। ये सच में काफी अमेजिंग है। लिन फैंग बदले में अपना ग्लास उठाता है। उसका एटीट्यूड हम्बल है, लेकिन वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। वो कहता है, आप तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, मैं तो अभी बस शुरुआत कर रहा हूँ। वो अपनी वाइन पीता है। उसका हर एक मूवमेंट नेचुरल बॉर्न क्लास दिखाता है। सभी गेस्ट काफी इंप्रेस होते हैं। इवेंट में हर कोई लिन फैंग के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वो उसे गिफ्ट्स ऑफर कर रहे हैं और बिजनेस डील्स प्रपोज कर रहे हैं। कुछ लोग तो लिन फैंग से अपनी बेटियों को इंट्रोड्यूस कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनकी शादी इस रईस फैमिली में हो जाए। लेकिन लिन फैंग उन सबको रिफ्यूज कर देता है। वो अपना हाथ उठाता है और हर कोई शांत हो जाता है। वो कहता है कि उसे उनकी झूठी तारीफों की जरूरत नहीं है। उसके अपने खुद के रूल्स हैं और वो उन्हें आसानी से नहीं बदलता। यही एक टॉप लेवल के बॉस का असली चार्म होता है। उसे किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं होती। बाकी सब उसके लिए झुकने को तैयार रहते हैं। इवेंट में जो लोग कभी लिन फैंग का मजाक उड़ाते थे, वो अब एक नकली स्माइल लिए घूम रहे हैं। वो उसे ड्रिंक्स ऑफर करने के लिए दौड़ रहे हैं और उसकी तारीफ करने में कंपटीशन कर रहे हैं। वैंग, वो क्लासमेट जो कभी लिन फैंग के सस्ते कपड़ों का मजाक उड़ाता था, वो अब जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और हाथ में वाइन का ग्लास लिए हुए है। उसका चेहरा पूरी तरह से लालच से भरा हुआ है। वो कहता है, मिस्टर लिन, उस वक्त मैं अंधा था, मैं नहीं जानता था कि आप कौन है। प्लीज मेरी उन बातों को भूल जाइए। लिन फैंग बस हल्का सा अपना वाइन का गिलास हिलाता है। उसकी नजरें शांत होती हैं। वो धीरे से कहता है, मुझे सब कुछ याद है। वैंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके हाथ से वो वाइन का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो डर से कांपते हुए पीछे गिर जाता है। स्कूल बुली जैंग इवेंट हॉल के सबसे अंधेरे कोने में कहीं पर छुपा होता है। वो अपना सर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। उसे डर है कि कहीं वो लिन फैंग की नजरों में ना आ जाए। वो आने वाली पनिशमेंट से डर रहा है। वो पुराना स्कूल बुली जो कभी दूसरों को डराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था, अब लिन फैंग की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो सिर्फ फर्श को घूर रहा है और उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी से ही शिफ्ट होता है। सूचियान इवेंट हॉल के बाहर छिपी हुई है। वो रो रही है और उसे अपनी हर एक बात का अभी भी पछतावा हो रहा है। काश वो टाइम में पीछे जाकर उस वक्त को बदल पाती। जब वो इवेंट हॉल में छुपकर घुसने की कोशिश करती है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे तुरंत पहचान लेते हैं। वो उसे बिना किसी रहम के बाहर फेंक देते हैं। वो सिर्फ उस अंधेरे में खड़ी रह जाती है जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। वो बस अंदर चल रहे हंसी मजाक को सुन सकती है और अकेले रो सकती है। लिन फैंग टेबल के पास चेयर पर बैठता है। वो कोल्ड आंखों से भीड़ को देखता है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे अपने पुराने पल याद आते हैं, वो पल जब सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसने बहुत लोगों की बातें सुनी है और बहुत कुछ सहा है, पर अब सब कुछ बदल चुका है। लिन फैंग खड़ा होता है। वो अपना ग्लास उठाता और कहता है, मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, मैं बस वही वापस ले रहा हूँ जो हमेशा से मेरा होना चाहिए था। वो वाइन को जमीन पर बहा देता है। सभी गेस्ट अपना ग्लास उठाते हैं और चिल्लाते हैं, ये ड्रिंक मास्टर लिन के नाम। इवेंट अपने पीक पर पहुंच जाता है। लिन फैंग एक घूंट में पूरी वाइन पी जाता है। वो खाली ग्लास को जोर से टेबल पर रख देता है। वो कहता है, लो प्रोफाइल लेने का मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, और बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जब एक आम इंसान अपना मुखौटा हटाता है तो पूरी दुनिया उसका असली चेहरा देखती है। खैर, वो इवेंट खत्म हो जाता है। लिन फैंग उन लोगों को देखता है जिन्होंने कभी उसकी डिग्निटी को पैरों के तले रौंदा था। उसका दिल अजीब तरह से शांत है। अब उसे ना तो उनकी माफी की जरूरत है और ना ही उनकी रिस्पेक्ट की। वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि हर कोई साफ साफ देख ले कि लिन फैंग कभी ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो जब चाहे आसानी से बुली कर सके। उसके पास वो प्राइड है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था वो अपने किए की पूरी कीमत चुकाएंगे। आज रात तो बस शुरुआत थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। इवेंट के बाद लिन फैंग अपने होटल की टॉप फ्लोर की बालकनी पर अकेला खड़ा होता है। वो नीचे शहर को देखता है। काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है। सड़कों पर कार्स चल रही होती हैं। पूरा शहर रोशनी से चमक रहा होता है और लिन फैंग इस सब के टॉप पर खड़ा है। वो इस शहर का राजा है। वो इस दुनिया का रूलर है। लिन फैंग एक एलिवेटर में खड़ा है। सूचियान और टियान यू उसे पीछे छोड़कर जा रहे हैं। वो गुस्से में अपना हाथ बंद कर लेता है। उसे साफ याद है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने पब्लिकली उसे डंप किया था। उसे याद है कि कैसे उस अमीर बाप के बेटे ने उसका मजाक उड़ाया था और आसपास के हर इंसान ने उसे नीचा दिखाया था। लिन फैंग रात में एक सड़क पर अकेला चल रहा है। उसे याद आता कि कैसे वो सबवे की टिकट लेने के बजाय पैदल चलकर घर जाता था ताकि वो कुछ पैसे बचा सके। उसे याद आता कि कैसे वो एक सस्ते सूट में लैम्प की रोशनी के नीचे अपनी डेस्क पर बैठा रहता था। वो पैसे बचाने के लिए खाना तक स्किप कर देता था और अपनी पसंदीदा लड़की के लिए एक बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए वो कितना ओवर टाइम काम करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका
चुका है। लिन फैंग अपने लग्जरी ऑफिस में खड़ा है। वो वेल्थ पिरामिड के सबसे टॉप पर है। वो ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स का मालिक है। दुनिया भर की दर्जनों कोर इंडस्ट्रीज पर उसका कंट्रोल है। वो आसानी से पूरा शहर खरीद सकता है। वो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है और करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला कर सकता है। ये बदलाव एक सपने जैसा है जिस पर उसे बेरहमी से छोड़ दिया गया था। वहीं से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। बेहिसाब दौलत और बहुत ही ज्यादा पावर और अनगिनत लोगों की रिस्पेक्ट और खौफ, ये सब अब उसका है। वो कहता है कभी किसी को कम मत समझो। जिस आम इंसान को तुम आज नीचा दिखा रहे हो सकता है कि कल वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां तक तुम कभी ना पहुंच पाओ। लिन फैंग रात की हवा में एक गहरी सांस लेता है। वो आसमान की तरफ देखता है। उसे रियलाइज होता है कि आज जो कुछ भी उसके पास है वो तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। फ्यूचर में वो इससे भी बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर कदम रखेगा। वो ग्लोबल मार्केट में तूफान लाएगा और अपनी खुद की एक लेजेंडरी स्टोरी लिखेगा। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। ये कॉल लिन फैमिली के हेडक्वार्टर से थी। लिन फैंग फोन उठाता है। दूसरी तरफ फैमिली के एल्डर्स होते हैं। वो कहते हैं कि फैमिली काउंसिल ने अगले महीने ऑफिशियली एक ग्लोबल फैमिली कॉन्फ्रेंस रखने का फैसला किया है। उस समय वो लिन फैंग को फैमिली का इकलौता वारिस अनाउंस करेंगे। दुनिया भर के सभी ब्रांच लीडर्स इसमें शामिल होंगे। वो उसे एडवांस में तैयारी करने के लिए कहते हैं। लिन फैंग बहुत ही शांति से सिर्फ एक शब्द कहता है, ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद वो फोन काट देता है। वो फिर से शहर की तरफ देखता है। उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। उसका एरा अब सच में शुरू होने वाला है। जिन लोगों ने कभी उसे नीचा दिखाया था, उसका अपमान किया था और उसे धोखा दिया था, वो सब इसकी कीमत चुकाएंगे। इस मोमेंट से लिन फैंग का नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा और वो एक असली टॉप लेवल का बॉस बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक तरफ देश में लिन फैंग का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था, वहीं विदेश से एक बुरी खबर आती है। एक ओवरसीज कंपनी जो अपनी औकात भूल चुकी है, लिन फैंग की कोर इंडस्ट्रीज को टारगेट करने की जरूरत करती है। वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि लिन फैंग सिर्फ एक लकी इंसान है जो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभालने के लायक नहीं है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो 3 दिन के अंदर लिन फैंग की सारी इंडस्ट्रीज को निगल लेंगे और डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। इस कंपनी का नाम होता है वेल्स ग्रुप। उनका बिजनेस बहुत बड़ा है और सारे लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा ग्रुप मानते हैं। वो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में अपने इन्फ्लुएंस के दम पर सोचते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं। वो लोकल ग्रुप्स को तो कुछ समझते ही नहीं है। वेल्स ग्रुप का घमंड 7वें आसमान पर है। उनका बॉस विलियम हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वो ओपनली लिन ग्रुप का मजाक उड़ाता है कि वो एक न्यू कमर है जो इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होने के लायक नहीं है। वो कहता है कि वो अपनी असली ताकत से उन्हें सिखाएगा कि एक रियल बिजनेस एम्पायर क्या होता है। जब ये न्यूज लिन फैंग के कानों तक पहुंचती है तो वो अपनी पलक तक नहीं झपकाता। वो कैजुअली अपने असिस्टेंट से कहता है, वेल्स ग्रुप को कह दो कि इतना ज्यादा घमंड ना करें। असिस्टेंट हैरान रह जाता है लेकिन फिर भी ऑर्डर फॉलो करता है। जब विलियम को ये मैसेज मिलता है तो वो इसे सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता। वो जोर से हंसता और कहता है कि वो लिन फैंग को 24 घंटे के अंदर मार्केट से बाहर कर देगा। लिन फैंग जानता है कि इस तरह के इंसान से लॉजिकली बात करना बेकार है। यहाँ पर सिर्फ पावर्स का यूज करना पड़ेगा। वो फोन उठाता और फैमिली हेडक्वार्टर्स का नंबर डायल करता है। वो कहता है, वेल्स ग्रुप का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे उनकी सारी कमजोरियां जाननी है। आधे घंटे बाद एक डिटेल रिपोर्ट लिन फैंग की डेस्क पर रख दी जाती है। वो जल्दी से उसे देखता है। उसके होठों पर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। पता चलता है कि वेल्स ग्रुप से बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भारी हेराफेरी की गई है। उनकी कोर टेक्नोलॉजी चुराई हुई है। वो इनसाइडर ट्रेडिंग, टैक्स चोरी और इलीगल डील्स में शामिल हैं। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि उनका इंटरनल मैनेजमेंट बिखरा हुआ है और टॉप एग्जीक्यूटिव्स आपस में ही लड़ रहे हैं। पूरा ग्रुप एक ऐसी ऊंची बिल्डिंग की तरह है जो किसी भी पल गिर सकती है। लिन फैंग अपना फोन उठाता और कुछ खास नंबर्स डायल करता है। वो कहता है, सबको इन्फॉर्म कर दो, अब वेल ग्रुप्स के गिरने की बारी आ गई है। मैं चाहता हूँ कि वो 3 दिन के अंदर पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाए। हम देखते हैं आधे दिन से भी कम समय में वेल्स ग्रुप के ग्लोबल स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। ओवरसीज पार्टनर्स एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने लगते हैं और उनका कोर कैपिटल चैन टूट जाता है। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह होती है कि उनके हेडक्वार्टर्स पर कई देशों के टैक्स डिपार्टमेंट्स की रेड पड़ जाती है। मीडिया में उनके स्कैंडल्स एक्सपोज हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस निकाल लेते हैं और एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले जाते हैं। पूरी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो रही होती है। विलियम ने अपनी लाइफ में कभी इतनी तेजी से किसी कंपनी को बर्बाद होते नहीं देखा होता। वो रिएक्ट तक नहीं कर पाता। वो लिन फैंग की कंपनी की बिल्डिंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और रहम की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि वो गलत है और दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। लिन फैंग उसे एक कोल्ड लुक देता और कुछ नहीं कहता। उसे थोड़े दिन पहले की बात याद आती है जब विलियम ने उसका मजाक उड़ाया था। पर अब विलियम जमीन पर एक कुत्ते की तरह बैठा कह रहा है कि अगर लिन फैंग उसे माफ कर दे तो वो मार्केट छोड़ देगा और दोबारा इस देश में कभी कदम भी नहीं रखेगा। लिन फैंग तेज आवाज में कहता है, मेरी टेरिटरी में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर तमीज से नहीं रह सकते हो तो यहाँ से चले जाओ। विलियम वहाँ से रेंगता हुआ चला जाता और फिर कभी इस देश में आने की हिम्मत नहीं करता। वेल्स ग्रुप भी इस बड़े झटके के बाद हिस्ट्री के पन्नों से गायब हो जाता है। जो कोई भी लिन फैंग को चैलेंज करना चाहता था उन्हें उसका सबक मिल जाता है। कभी भी उस इंसान से पंगा मत लो जिससे तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तभी से ही शिफ्ट होता है जब लिन फैंग एक आम इंसान था तब उसके रिश्तेदार काफी मतलबी थे। फेस्टिवल्स के दौरान वो ताने मार मार कर उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ये पूरी जिंदगी सिर्फ मजदूरी करेगा। यहाँ तक कि लिन फैंग के पेरेंट्स को भी इस वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ता था। फैमिली फंक्शन में कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं लेता था। उनकी फैमिली हमेशा टेबल के कोने में बैठती थी और उन्हें अच्छा खाना तक खाने की परमिशन नहीं थी। लिन फैंग के पेरेंट्स अपना गुस्सा कंट्रोल रखते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लिन फैंग को बुरा लगे, लेकिन उनका सारा दर्द लिन फैंग को समझ आ रहा था। एक बार लिन
फैम की फैमिली एक गैदरिंग में गई। जैसे ही उन्होंने घर में एंट्री की, उन रिश्तेदारों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लिन फैंग अभी भी वैसा ही है, गरीब और बेकार। वो बोले कि ये महीने के सिर्फ कुछ हजार कमाता और खुद का खर्च भी नहीं उठा सकता। ये बातें सुनकर लिन फैंग को काफी बुरा लगता है। वो गुस्से में अपने हाथ को बंद कर लेता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। लेकिन उस समय उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसीलिए वो सिर्फ बर्दाश्त कर सकता था। मगर अब बात अलग है। लिन फैंग के एक टॉप लेवल बॉस बनने की न्यूज जैसे ही फैलती है, उन मतलबी रिश्तेदारों के चेहरे तुरंत बदल जाते हैं। वो बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर लिन फैंग के दरवाजे पर भीड़ लगा देते हैं। वो एक एक करके उसे लिटिल फैंग कहकर बुलाने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो तो हमेशा से जानते थे कि लिन फैंग लाइफ में बहुत आगे जाएगा। वो लिन फैंग की कंपनी में अपने बच्चों के लिए जॉब सेटल कराना चाहते थे। वो यहाँ तक प्रेटेंड करते कि पहले जो कुछ भी हुआ था वो तो बस एक मजाक था, और वो दिल से हमेशा से लिन फैंग को प्यार करते हैं। लिन फैंग इन फेक चेहरों को देखकर अपने मन में मुस्कुराता है। उसे याद आता है कि कैसे उन लोगों ने कभी उसके पेरेंट्स को नफरत भरी नजरों से देखा था और अब ये लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। वो कहता है, अंकल क्या आपको याद है उस वक्त आपने कहा था कि मैं गरीब हूँ और फैमिली गैदरिंग में आने के लायक नहीं हूँ, अब आप यहाँ पर क्यों आए हैं? लिन फैंग के अंकल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें। लिन फैंग अपनी बात जारी रखता है, उस वक्त आपके बेटे ने कहा था कि मैं पूरी लाइफ सिर्फ एक मजदूर बन के रह जाऊंगा और आपने कहा था कि मैं आपके साथ बैठने के लायक नहीं हूँ, क्या आप ये सब भूल गए? उसके अंकल सर झुका लेते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। लिन फैंग खड़ा होता है, दरवाजे की तरफ इशारा करता और कहता है, बाहर निकलो, अपने गिफ्ट उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। आज के बाद मेरे घर के पास नजर भी मत आ जाना। वो रिश्तेदार माफी मांगने लगते हैं। लिन फैंग के बॉडीगार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। लिन फैंग सीधा बॉडीगार्ड से कहकर उन रिश्तेदारों को बाहर फिकवा देता है। वो उनसे कहता है, याद रखो जब तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को नीचा दिखाया था और मेरी हर तरह से बेइज्जती की थी, तब तुम्हें नहीं लगा था कि मैं आगे चलकर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, और अब जब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ तो तुम लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हो। पर अफसोस की बात है अब बहुत देर हो चुकी है। रिश्तेदार शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनका पूरा घमंड चूर चूर हो जाता है। आसपास के पड़ोसी ये सब देखते हैं और खुशी से तालियां बजाते हैं। वो कहते हैं कि मजा आ गया। लिन फैंग उन्हें जाते हुए देखता है, लेकिन उसके दिल में कोई इमोशन नहीं आता। उसे इन फेक रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं है। उसके अपने रूल्स हैं और अपनी बाउंड्रीज हैं। जिन्होंने कभी उसके पेरेंट्स को नीचा दिखाया था वो सब उसकी कीमत चुका चुके हैं। खैर तभी से शिफ्ट होता है। लिन फैंग अपनी लग्जरी कार में होता है, जो देखने में काफी सिंपल है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वो उसे शहर की रोड्स पर धीरे धीरे ड्राइव कर रहा है। वो बस थोड़ा रिलैक्स होने और पिछले कुछ दिनों का वर्क प्रेशर को कम करने के लिए बाहर निकला था। अचानक एक बिजी कमर्शियल एरिया से गुजरते वक्त उसका सामना एक बहुत ही चालाकी से प्लान किए गए स्कैम से होता है। एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक उसकी कार के सामने आ जाता है और उसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। वो अपने पैर को जोर से पकड़ लेता है और घायल होने की एक्टिंग शुरू कर देता है। वो क्लेम करता है कि लिन फैंग की कार से उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। तभी उसके कुछ पार्टनर्स तुरंत कार को घेर लेते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होता है। कुछ लोग हंगामा शुरू कर देते हैं तो कुछ प्रेशर बनाने लगते हैं। वो लिन फैंग को मजबूर करते हैं कि वो तुरंत मौके पर ही पैसे देकर मामला रफा दफा करें। कुछ लोग तो ओपनली धमकी भी देने लगते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो आज यहाँ से जाने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि वो इस बात को बहुत आगे बढ़ाएंगे और लिन फैंग का नाम मिट्टी में मिला देंगे। रास्ता चलने वाले लोग रुक कर देखने लगते हैं। वो लिन फैंग के लिए काफी परेशान हो जाते हैं। सबको लगता है कि ये शरीफ सा दिखने वाला यंग लड़का आज फंस गया। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे और उनका तेवर बहुत खतरनाक था। हालांकि लिन फैंग के चेहरे का रंग शुरू से आखिर तक बिल्कुल नहीं बदलता। वो बिल्कुल शांत रहता है। वो उन लोगों के चिल्लाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो बस शांति से अपने असिस्टेंट से कहता है, तुरंत डैश कैम का फुटेज निकालो और रिलेवेंट रोड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो और वहाँ के सर्विलेंस फुटेज के लिए अप्लाई करो। साथ ही वो बिना किसी झिझक के लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को कॉल करता है और सीन की पूरी सिचुएशन साफ साफ एक्सप्लेन कर देता है। स्कैमर्स अभी भी उससे बहस कर रहे होते हैं। उनमें से एक गुंडा लोहे की रॉड से कार के विंडो पर मारता है। वो कहता है, या तो अभी 1 लाख रुपए निकालो या फिर हम पुलिस को बुलाकर तुम्हारा नाम खराब कर देंगे। लिन फैंग बस एक कोल्ड स्माइल देता है। उसकी टोन में हल्का सा मजाक होता है। वो कहता है, पुलिस बुलाओगे? मैं भी यही चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज असली एक्टिंग कौन कर रहा है। 10 मिनट के अंदर कई पुलिस ऑफिसर्स तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डैश कैम और रोड सर्विलेंस चेक करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर्स तुरंत उस स्कैम गैंग को पकड़ लेती है और पता चलता है कि ये गैंग पहली बार ऐसा क्राइम नहीं कर रहे हैं। वो खास तौर पर बिजी रोड्स पर लग्जरी कार्स को टारगेट करते थे। सिर्फ आधे साल में उन लोगों ने कई सारे अमीर लोगों को टारगेट किया था और टोटल लाखों में पैसा लिया था उन अमीर लोगों से। लेकिन इस बार उनका पाला एक गलत आदमी से पड़ गया। इतना ही नहीं, लिन फैंग सामने वालों के खिलाफ पूरी लीगल कार्रवाई करने पर अड़ जाता है। लॉस के जरिए फ्रॉड करके जीने वाले इन गुंडों की गैंग को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो न केवल अपनी सारी लीगल कमाई खो देते हैं बल्कि उन्हें भारी कंपनसेशन चुकाने के लिए अपनी फैमिली प्रॉपर्टीज तक बेचनी पड़ती है। वो कभी अपने पुराने बिजनेस पर वापस नहीं लौट पाते। मेन कल्प्रिट को आखिरकार 5 साल की सजा सुनाई जाती है और बाकी पार्टनर्स को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। पूरा गैंग एक ही बार में साफ हो जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लिन फैंग को आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस गैंग के पीछे कुछ करप्ट ऑफिशियल्स भी हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। बिना किसी झिझक के वो सारे एविडेंस एक्सपोज कर देता है। अपनी पावर का मिसयूज करने वाले और क्राइम में इन गुंडों का साथ देने वाले इन करप्ट ऑफिसर्स को वो एक ही झटके में सस्पेंड करवा देता है। इस पूरी कार्रवाई की वजह से शहर में बातें होने लगती हैं। हर कोई साफ तौर पर समझ जाता है कि लिन फैंग से पंगा लेने का मतलब है कि खुद की बर्बादी को दावत देना। एक टॉप लेवल बॉस के सामने गुंडागर्दी करने का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। वो गुंडे इसी के लायक थे। इस इंसिडेंट के बाद शहर का पब्लिक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट काफी बेहतर हो जाता है। क्राइम रेट तेजी से
गिर जाते हैं। कोई भी दोबारा इस मिस्टीरियस और पावरफुल बॉस को उकसाने की हिम्मत नहीं करता और लिन फैंग को इस वजह से हर तरफ से बहुत तारीफ मिलती है। लोग उसे पब्लिक का हीरो कहते हैं। लिन फैंग सोशल इनजस्टिस के खिलाफ डटकर खड़ा होता है और सच में एक जिम्मेदार और कैरिस्मेटिक बॉस का स्टाइल दिखाता है। लेकिन सू चियान लिन फैंग से रिजेक्ट होने के बाद भी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से दुत्कारे जाने के बाद भी सू चियान के मन में पछतावे का कोई नाम नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में एक और भी ज्यादा खतरनाक आइडिया आता है। वो लिन फैंग का ग्राफ दिन ब दिन बेहतर होते हुए देखती है। उसके दिल की जलन पागलपन की हद तक बढ़ जाती है। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि उसने हाथ आया इतना बड़ा रईस इंसान खो दिया। इसीलिए वो छुप कर कुछ छोटे मोटे गुंडों से कांटेक्ट करती है। वो चुपके से लिन फैंग की प्राइवेट फोटोज लेना चाहती है और हर तरह के रूमर्स फैलाकर उसकी इमेज खराब करना चाहती है। वो इस घटिया तरीके का इस्तेमाल करके लिन फैंग को मजबूर करना चाहती है कि वो झुक कर आए और उसे दोबारा एक्सेप्ट कर ले। वो रूमर्स के दम पर लिन फैंग से एक मोटी रकम भी ऐंठना चाहती है। वो रातों रात अमीर बनने का एक हसीन सपना देख रही है। सू चियान अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देती है। वो 24 घंटे लिन फैंग की हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक प्रोफेशनल पेपराजी टीम हायर कर लेती है। वो दूसरी औरतों के साथ लिन फैंग की गंदी फोटोज लेना चाहती थी और फिर चीटिंग की झूठी कहानियां बनाकर सोसाइटी में लिन फैंग की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। हालांकि वो ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि लिन फैंग के आसपास हमेशा प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स रहते हैं जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। उसकी हर एक चाल पहले से ही ट्रैक हो रही है। उसकी इस घटिया प्लानिंग की शुरुआत ही हुई थी कि लिन फैंग की टीम इसे डिटेक्ट करके कंट्रोल कर लेती है। उस रात सू चियान कुछ गुंडों को लेकर लिन फैंग के घर के बाहर छुपकर बैठ जाती है। वो प्लान करती कि जैसे ही वो बिना तैयारी के बाहर आएगा वो उसकी सीक्रेट फोटोज ले लेगी। लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि लिन फैंग को पहले ही खबर मिल चुकी थी और वो खुद दरवाजे पर उनका वेट कर रहा था। जैसे ही सू चियान कैमरे का बटन दबाती है, लिन फैंग सीधा बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इन सबको पकड़ लो। सू चियान ये सब देखकर इतना डर जाती है कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो कहती है कि उससे गलती हो गई, वो तो बस सोच रही थी। लेकिन लिन फैंग बिना किसी रहम के उसकी बात बीच में ही काट देता है। वो कहता है रूमर्स फैलाकर मेरा नाम खराब करने का सोच रही थी और मुझसे पैसे ऐंठने का सोच रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी भी वही बेवकूफ हूँ जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो? वो छोटे मोटे गुंडे इतने डर जाते हैं कि वो इधर उधर भागने लगते हैं और तुरंत कन्फेस कर देते हैं कि सू चियान ही इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड है। इस पॉइंट पर सू चियान का पूरा प्लान फेल हो जाता है। लिन फैंग सीधा सारे एविडेंस पुलिस के हवाले कर देता है। सू चियान को आखिरकार डिफेमेशन और एक्सटॉर्शन के जुर्म में 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। कभी बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत रहने वाली लड़की जिसे कभी पलकों पर बिठाया जाता था, आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। उसने अपने ही हाथों अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। उस जेल में वो हर दिन पछताती है। वो चाह कर भी ये भूल नहीं पाती कि लिन फैंग उसके लिए कितना अच्छा था। उसे याद आता है कि उसने खुद लिन फैंग से ब्रेकअप करा था और अब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो उसका कार्मा है। लिन फैंग जेल में उसे एक बार भी मिलने नहीं आता। उसे इस तरह के इंसान के पछतावे की कोई जरूरत नहीं है। वो बस यही चाहता था कि वो अपने बुरे कर्मों की पूरी कीमत चुकाए और अब वो अपने कर्मों की कीमत चुका रही है।